Good morning, students. I am Dr. Smriti Johari and I am taking your BSc Part 2, Paper 1, that is Animal Biodiversity class. हमने अभी लास्ट क्लास में स्टार फिश के रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं इसमें, और इसमें टेस्टिस एंड ओवरीज पाए जाते हैं। दोनों एनिमल्स अलग होते हैं, मेल एनिमल अलग होता है, फीमेल एनिमल अलग होता है। अब आप देखिए, इस डायग्राम से हमें पता पड़ रहा है, यहाँ पे हमने एक एडल्ट मेल का चित्र दिख रहा है हमको और एक एडल्ट फीमेल का डायग्राम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमने वही देख रहे हैं हम कि 5 आर्म्स हैं, 2 फीट है उसके हैं। अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि यहाँ पे जो ब्रीडिंग टाइम जो है या ब्रीडिंग सीज़न जो था, स्प्रिंग सीज़न में ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं गोनैड्स, और जो टेस्टिस होती है वो ग्रे कलर की होती है, हल्के सफ़ेदी से कलर लिए हुए होती है, जबकि ओवरी जो होती है फीमेल में, जो ओवरी होती है वो ऑरेंज या पिंक कलर की होती है। ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं ब्रीडिंग सीजन में, और यहाँ पे एक्सटर्नल मीडियम या सराउंडिंग वाटर में ये अपने स्पर्म्स और ओवा रिलीज़ करते हैं। अब डायग्राम से आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है स्पर्म्स का भी मेल एनिमल द्वारा, और ओवा रिलीज़ किए जा रहे हैं एक्सटर्नल वाटर में या सराउंडिंग वाटर में फीमेल द्वारा। अब क्या होगा, जब एक्सटर्नल वाटर में स्पर्म्स एंड ओवा आ गए, इनके आसपास एक सब्सटेंस भी रिलीज़ होता है जो कि उनको प्रोटेक्ट करके रखता है। वहाँ पे हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल था, जब मेल एंड जब स्पर्म एंड ओवा दे कम टुगेदर, फ्यूजन हो जाता है इनका और एक फर्टिलाइज्ड ओवम का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे देखिए, ओवम में ओवा जो रिलीज़ हुआ था एक्सटर्नल वाटर में, वहाँ पे जो स्पर्म आया तो उसमें क्या हुआ, उसके न्यूक्लियस से अटैच हुआ और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन अकर हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, दैट फर्टिलाइज्ड ओवम इज़ देन नोन एज जाइगोट, और इसके बाहर हम देख रहे हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन भी है। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है उसके तुरंत बाद रैपिडली क्लीवेज फॉलोज। फर्टिलाइजेशन होते ही वहाँ पे सिंगल क्लीवेज फॉर्मेशन होएगा एंड उसके फलस्वरूप बहुत सारे सेल्स का निर्माण होने लग जाएगा, जो और एक मोरुला या बॉल ऑफ सेल्स, यहाँ पे आप देखिए बॉल ऑफ सेल्स या मोरुला दिखाई दे रहा है, मोरुला का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस जाइगोट में जब क्लीवेज होगा उसके रिजल्ट से मोरुला का फॉर्मेशन होता है। मोरुला के फॉर्मेशन के बाद अब क्या होगा कि ये जो बॉल ऑफ सेल्स थी वो अरेंज होने लग जाएगी और एक ब्लास्टूला का फॉर्मेशन होगा। ब्लास्टूला कैसा होता है, उसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, रिंग के आकार में वो अरेंज हो जाते हैं, उनको ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, और बीच में फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, उसको ब्लास्टोसील कहते हैं। पिछली क्लास में मैंने बताया कि जब ये ब्लास्टोला बन जाएगा तो ब्लास्टोला में इन्वेजिनेशन हो जाता है, सेल्स का अंदर की तरफ वो मुड़ जाते हैं। इस नेक्स्ट डायग्राम में देखिए कि यहाँ पे अंदर की तरफ सेल्स मुड़ रहे हैं, जिसके कारण कि 2 लेयर्ड ब्लास्टुला गैस्ट्रुला में कन्वर्ट हो जाएगा और बाहर की तरफ एक छोटे से पोर द्वारा खुलता है, उसको हम ब्लास्टोपोर कहते हैं। फिर क्या होगा कि 2 लेयर बन जाएगा, इसमें बाहर वाला लेयर एक्टोडर्म कहलाएगा, अंदर वाला एंडोडर्म कहलाएगा, और ये गैस्ट्रुला का निर्माण करेगा। और गैस्ट्रुला में मैंने पिछली क्लास में बताया था कि गैस्ट्रुला में भी क्या होगा, जब अंदर इवेजुनेशन होगा, अंदर जब ये सेल्स पहुंच गए एंडोडर्म, ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और जब अंदरूनी सेल्स जो होंगे आर्केंट्रॉन के वो फर्दर डिवाइड करते हैं और वो राइट एंड लेफ्ट सीलोमिक पाउचेस बना लेते हैं, पिंच ऑफ हो जाते हैं सीलोमिक पाउचेस में। तो ये तो लेटर गैस्ट्रुला का निर्माण हुआ। अब ये गैस्ट्रुला क्या करेगा, गैस्ट्रुला में फर्दर डेवलपमेंट, रैपिड डेवलपमेंट्स होते रहते हैं, जिसके कारण कि हम देखेंगे कि जो बाहर है ना एक सीलेटेड बैंड बन जाता है, और माउथ का निर्माण होगा, एनस का निर्माण हो जाएगा, और एक गट होगी छोटी सी, जो इंटेस्टाइन का पार्ट जो होता है वो गट का निर्माण भी हो जाएगा। तो ये तो अर्ली बाइपिनेरिया का निर्माण हुआ। फिर क्या होगा, इसमें फर्दर डेवलपमेंट होते रहेंगे, इसमें आर्म्स भी दिखाई देंगे, इन्वेजिनेशन होता जाएगा, और ऊपर जो सीलेटेड बैंड था वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, प्री ओरल सीलेटेड बैंड में और पोस्ट ओरल सीलेटेड बैंड में वो डिफ्रेंशिएट करेगा। माउथ
पहले भी हो गया था, माउथ और डेवलप हो जाएगा, गट भी थोड़ा इलोंगेटेड हो जाएगा, एनएस का भी हम देख रहे हैं एनएस भी शिफ्टिंग हो रहा है उसका। तो दिस इज़ नोन एज द लेटर बाइपिनेरिया लार्वा कहलाएगा ये। उसके बाद हम देखेंगे ब्रैक्योलेरिया लार्वा का निर्माण हुआ। ब्रैक्योलेरिया लार्वा कैसा होगा, उसमें हमें पता है कि स्टारफिश में जो ट्यूब फीट होते हैं वहाँ पे सकर्स भी प्रेजेंट होते हैं उसके बेसल उसमें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एडिसिव डिस्क का निर्माण हो रहा है, जो आर्म्स बन रहे हैं, धीरे धीरे आर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये रूडिमेंट ऑफ स्टारफिश जो उसका सेंट्रल डिस्क है उसका भी हम देख रहे हैं वो भी डेवलप होने लग गया है। तो इसको हम देखेंगे, इसको हम ब्रैक्योलेरिया लार्वा कहते हैं। अब ब्रैक्योलेरिया लार्वा में सिंस एडिसिव डिस्क का निर्माण हो गया, तो ब्रैक्योलेरिया लार्वा किसी सबस्ट्रेटम पे, किसी रॉक पे, किसी भी डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ये अटैच हो जाता है। तो अब हमने देखा ये सारे स्टेजेस तो फ्री स्विमिंग थी, परंतु जो ब्रैक्योलेरिया लार्वा आया जब इसका एडिसिव डिस्क, एडिसिव मतलब चिपकने वाली, एडिशन करने वाली डिस्क का निर्माण हो गया, तो ये सबस्ट्रेटम पे अटैच हो गया, सबस्ट्रेटम पे अटैच हो गया अपने आर्म्स के द्वारा। फिर क्या होगा, इसका रूडिमेंट जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो टूट जाएगा और स्टारफिश ब्रेक ऑफ हो रही है, मीन्स छोटी सी यंग स्टारफिश रिलीज हो रही है। यंग स्टारफिश फिर फ्री मूविंग हो जाएगी, ये देखिए फ्री मूविंग होगी, और फिर थोड़े टाइम ये स्विम करने के बाद ये एडल्ट मेल या फीमेल में वो डेवलप हो जाएगी। तो हमने अभी इसकी डेवलपमेंट और लाइफ हिस्ट्री पढ़ी इसकी स्टारफिश की, कि कैसे उसका क्लीवेज हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, एंड देन वी हैव सीन दी अर्ली बाइपिनेरिया एंड लेटर बाइपिनेरिया एंड ब्रैक्योलेरिया लार्वा का निर्माण हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में इनके लार्वा के बारे में बात करेंगे। एस्टेरियस में मुख्यतः 3 प्रकार के लार्वे पाए जाते हैं, डायप्लूरिला, बाइपिनेरिया और तीसरा लार्वा था ब्रैक्योलेरिया लार्वा। इनके बारे में मैं आपको डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। टिल देन आई टेक ऑफ योर टाइम, या आप लोग चाहें तो मैं अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ इस लार्वे के बारे में। ये देखिए डायग्राम दिख रहा है हमको बाइपिनेरिया लार्वा का, ठीक है। और इसके पहले मैंने आपको बताया कि इसमें जो कौन सा लार्वा था, डायप्लूरुला। तो डायप्लूरुला लार्वा के बारे में मैं बताऊं कि ये सबसे फर्स्ट वाली जो स्टेज होती है, सबसे फर्स्ट लार्वा जो निर्माण होता है स्टारफिश में, वो हम उसको डायप्लूरुला लार्वा कहते हैं। ये सब इकाइनोडर्म्स में कॉमन होता है, और ये कैसा होता है, एग शेप्ड होता है और बायलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी होती है, मतलब एक काट से 2 बराबर हिस्सों में बट जाएगी। अब यहाँ पे क्या था, जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ था उसमें जो सीलिया थे बाहर, तो वो एक 2 सीलियरी बैंड्स, पेरिओरल बैंड बन जाएगा, 2 सीलियरी बैंड्स मैंने पिछली डायग्राम में दिखाया था, 2 बैंड्स बन गए हैं। पेरिओरल बैंड होएगा जो कि वो माउथ के आसपास का एरिया में पाया जाएगा, और एक दूसरा एडोरल बैंड होएगा, वो माउथ के अंदर होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 सीलियरी बैंड्स बन गए, सीलिया वाले बैंड्स बन गए, एक माउथ के बाहर और एक माउथ के अंदर। अब यहाँ पे देखेंगे स्टोमोडियम जो होएगा, इंटरनल लाइनिंग जो होगी स्टोमोडियम डेवलप हो जाती है एक्टोडर्मल इन्वेजिनेशन के कारण, मतलब स्टोमोडियम मीन्स जो एलिमेंट्री कैनाल वगैरह उस तरह से वो डेवलपमेंट हो जाएगा, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा इस लार्वा में, ठीक है। और इसकी जो ओपनिंग होएगी वो माउथ का फॉर्मेशन करेगी, और फिर बाद में क्या होगा, जो आर्केंटेरॉन होगा वो लेटर डेवलप कर जाएगा इनटू ईसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। और ब्लास्टोपोर क्या होगा, ब्लास्टोपोर एनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये सब चेंजेस जो एम्ब्रियो में हो रहे हैं इसको हम डायप्लूरुला लार्वा कहते हैं, और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, और इसमें इसके जो एडोरल बैंड्स ऑफ सीलिया होते हैं माउथ के अंदर, वो फूड पार्टिकल्स कलेक्ट करते हैं, मीन्स ये फीडिंग स्टेज होती है लार्वा की, फीड भी करता है क्योंकि इसको बड़ा होना होता है और नेक्स्ट स्टेज ऑफ लार्वा में पहुंचना होता है। तो डायप्लूरुला लार्वा क्या करेगा, स्विम करता है नियर द सरफेस एंड इट रोटेट्स क्लॉकवाइज विद द हेल्प ऑफ सीलिया ऑफ द पेरिओरल बैंड। तो ये तो फर्स्ट वाला डायप्लूरुला लार्वा था स्टारफिश का। नेक्स्ट लार्वा क्या है, बाइपिनेरिया लार्वा। बाइपिनेरिया लार्वा जब हम लाइफ साइकिल पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको उसका डायग्राम दिखाया था। ये क्या होगा, ये भी अगेन इट इज़ अ फ्री स्विमिंग लार्वा, एग से हैच होके आता है, इसको बाइपिनेरिया कहते हैं, और इट डेवलप्स फ्रॉम जाइगोट
1 हफ्ते के अंदर वो जाइगोट से बाइपेनिरिया लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, इसमें 2 सीलिएटेड बैंड्स होंगे। पेरीओरल प्रीओरल सीलिएटेड बैंड होगा जो कि प्रीओरल लोब को सराउंड करेगा। दूसरा पोस्टोरल सीलिएटेड बैंड होगा जो कि लॉन्जिट्यूडनली प्लेस्ड होगा और एक कंप्लीट रिंग बनाएगा, माउथ एंड एनस के बीच में एक रिंग बनाएगा। ये दोनों जो सीलिएटेड बैंड्स होते हैं वो पूरी प्रोलंगेशन और प्रोजेक्शंस ऑफ द बॉडी या लोब्स या लार्वल आर्म्स होते हैं उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। और इनके नंबर ऑफ आर्म्स और जो नेम्स होते हैं इनके प्रीओरल पोस्टोरल सीलिएटेड बैंड्स के इस तरह से होते हैं। इनको हम बोलेंगे डॉर्सोमीडियन बैंड, डॉर्सोमीडियन बैंड कहलाता है। ये देखिए यहाँ पे नेम ऑफ द लोब और आर्म क्या होगा, डॉर्सोमीडियन ये एक होगा, वेंट्रोमीडियन, प्रीओरल 2 एंड देन पोस्टेरो डॉर्सल 2 होंगे, पोस्टोरल 2 एंड पोस्टेरोलेटरल 2 बैंड्स इस तरह से ये प्रेजेंट होंगे। अब ये डायग्राम देखिए, ये इसका है बाइपेनिरिया लार्वा का डायग्राम है। यहाँ पे हम जो आर्म्स हैं उसमें भी ये सीलिया प्रीओरल और पोस्टोरल सीलिएटेड बैंड्स होंगे, मैंने इनके नाम बता दिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं बाइपेनिरिया लार्वा में आर्म्स का भी डेवलपमेंट दिख रहा है। यहाँ पे मसल्स भी डेवलप होंगे जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर होते हैं। बॉडी के अंदर सीलोमिक apparatus क्या बनाएगा, एलिमेंट्री कैनाल बनाएगा। बाइपेनिरिया लार्वा फीडिंग स्टेज होती है, ये डायटम्स या छोटे ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो होते हैं उनको फीड करता है। और ये जो सीलिएटेड माउथ की जो लाइनिंग होती है, सीलियरी ट्रैक्ट्स होते हैं स्टोमेडियल वॉल के, उनके मूवमेंट से फूड इन पार्टिकल्स आर टेकन इनसाइड। ये फ्री मूविंग या फ्री स्विमिंग लार्वा है, आगे की तरफ बढ़ता है, क्लॉकवाइज रोटेशन भी करता है, ये घूम भी सकता है। एंड आफ्टर सम टाइम दिस बाइपेनिरिया लार्वा डेवलप्स इनटू ब्रैक्योलेरिया लार्वा, जो कि तीसरा लार्वा है इसका स्टारफिश का। अब ब्रैक्योलेरिया लार्वा का आप डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लोब्स जो थे बाइपेनिरिया लार्वा में वो ही मॉडिफाइड हो गए इनटू लॉन्ग स्लेंडर एंड सीलिएटेड लार्वल आर्म्स। लार्वल आर्म्स में वो डेवलप हो गए हैं। प्रीओरल लोब से 3 छोटे और नॉन सीलिएटेड प्रोसेसेस बनते हैं जो कि एडिसिव डिस्क या फिक्सेशन डिस्क या सकर्स का फॉर्मेशन हो जाता है उनसे। इनको ब्रैक्योलर आर्म्स कहते हैं। इन आर्म्स में कैल्केरियस रॉड्स एंड प्रोलंगेशंस ये सब नहीं होते। इसकी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ब्रैक्योलेरिया लार्वा में उसमें हम देखेंगे उस तब तक उस लार्वल स्टेज में माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन और एनस का अच्छा सा वेल डेवलपमेंट हो चुका होता है। ब्रैक्योलेरिया लार्वा फ्री स्विमिंग होता है और फीडिंग भी करता है, एक्टिव फीडर भी होता है। और यहाँ पे इसमें हम देखेंगे इस स्टेज के लार्वा में सकर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि मेटामॉर्फोसिस भी स्टार्ट हो गया है। और मेटामॉर्फोसिस में क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस में हम देखेंगे कि ये जो यंग लार्वा था वो इट डेवलप्स इनटू द एडल्ट स्टारफिश। अब क्या होगा, ये हमने देखा फ्री मूविंग फ्री स्विमिंग लार्वे हैं। अब 6-7 हफ्तों बाद ब्रैक्योलेरिया लार्वा स्विम करता है, पहले तो फीडिंग भी करता है एक्टिव, और 6-7 हफ्तों बाद ये इट सेटल्स डाउन ऑन दी बॉटम। कोई सॉलिड रॉक पे या कोई भी सॉलिड सब ऑब्जेक्ट होगा उस पर सेटल हो जाता है, अपने एडिसिव डिस्क से ये अटैच कर लेता है उनसे। अब ये क्या होता है, दिस लार्वा इट इज़ बायलेटरली सिमेट्रिकल लार्वा। फिर क्या करेगा, मेटामॉर्फोसिस होगा इसका इनटू अ रेडियली सिमेट्रिकल एडल्ट, पेंटारेडियल एडल्ट बनेगा, स्टारफिश बनेगा। लार्वल माउथ एंड एनस पास पास आ जाते हैं, सीलियरी बैंड्स डिसअपियर हो जाते हैं क्योंकि अब इसको ज़्यादा लोकोमोशन, स्विमिंग या फीडिंग की सीलिया के द्वारा ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। न्यू माउथ का फॉर्मेशन हो जाता है लेफ़्ट साइड में, और एक न्यू एनस जो होती है वो राइट साइड में फॉर्म हो जाती है लार्वा की। लेफ़्ट एंड राइट साइड्स जो होते हैं वो अल्टीमेटली ओरल एंड अबोरल सरफेस बन जाते हैं रिस्पेक्टिवली। 5 लोब्स होते हैं जिनको कि हम आर्म रूडिमेंट्स कहते थे, वो डेवलप हो जाते हैं इनटू 5 आर्म्स, और ओरल एंड अबोरल एक्सिस भी बन जाती है।
स्केलेटल एलिमेंट्स जो होते हैं वो भी आर्म रूडिमेंट्स के अंदर फॉर्मेशन हो जाता है और साइकिल्स वगैरह का। रेडियल कैनाल्स ग्रो कर जाती हैं, आर्म्स बना लेती हैं, उसके स्टिफनेस प्रोवाइड हो जाती है और साइकिल्स के द्वारा। सीलम ऑफ द एडल्ट जो होता है, राइट एंड लेफ्ट सिलोमिक पाउचेस की जो थे लार्वा में, जो राइट एंड लेफ्ट सिलोमिक पाउचेस प्रेजेंट हुए थे वो एडल्ट का सीलोम बना लेते हैं। और हर एक आर्म में, इन ईच ऑफ द आर्म 2 pairs of outgrowths from the coelom form the first tube feet and serve for attachment, है ना। वो ट्यूब फीट में हमने देखा कि उसमें सकर्स भी होंगे तो वो अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। और फिर विद टाइम कॉम्प्लेक्स रीऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एडल्ट एस्टेरियास। अब जब न्यूली डिटैच्ड रूडिमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द सी स्टार बहुत ही छोटा होता है, 1 मिलीमीटर इन डायमीटर होता है, एंड इसमें छोटे छोटे आर्म्स भी प्रेजेंट होते हैं, एंड विद टाइम दे डेवलप इनटू द कंप्लीट एडल्ट। अब ये एडल्ट आइदर मेल होगा या फीमेल स्टारफिश में उसका डेवलपमेंट हो जाता है। तो आज हमने आज इस क्लास में आई टॉट यू अबाउट द लार्वल डेवलपमेंट एंड मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्टारफिश। स्टारफिश में 3 लार्वे पाए गए थे, डाइप्लूरुला, बाइपिनेरिया एंड ब्रैक्यूलेरिया। जबकि अगर कभी आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मैनी कि इकाइनोडर्म्स के लार्वल फॉर्म्स के बारे में आप बताइए, तो इकाइनोडर्म्स के लार्वल फॉर्म्स में ये तीनों तो आएंगे ही, ब्रैक्यूलेरिया, बाइपिनेरिया, डाइप्लूरुला। इसके अलावा इसमें इकाइनोडर्म्स लार्वा में ऑरिकुलेरिया, डोलियोलेरिया, ऑफियोप्लूटियस, इकाइनोप्लूटियस और ये भी आएंगे। तो हमने देखा इकाइनोडर्म्स में 4 लार्वे के बारे में और आपको पढ़ना होगा। उनके बारे में सारे इन जो मैंने अभी दे रखा है, आप इनके डायग्राम देखिए, इनका रिटन मटेरियल भी दे रखा है। तो इकाइनोडर्म के लार्वे हैं, तो इकाइनोडर्म के लार्वा में आपको और 7 लार्वास जो हैं, डाइप्लूरुला, बाइपिनेरिया, ब्रैक्यूलेरिया, देन ऑरिकुलेरिया, डोलियोलेरिया एंड देन ऑफियोप्लूटियस एंड इकाइनोप्लूटियस, इन सब के बारे में आपको लिखना होगा। इनके डायग्राम्स, लेबल डायग्राम्स बनाने होंगे। तो 7 लार्वल फॉर्म्स ऑफ इकाइनोडर्मेटा होंगे, आप इनके बारे में लिखिएगा, डायग्राम बनाइएगा। और जब केवल अगर ये पूछा गया कि लार्वल फॉर्म्स ऑफ एस्टेरियास या स्टारफिश के बारे में लिखना है, तो आप 3 लार्वल फॉर्म्स जो मैंने आपको पढ़ाए हैं स्टारफिश के, उनके बारे में लिखेंगे। सो टुडे वी फिनिश ऑफ विद दी larval stages, larval development and the metamorphosis of starfish. So in the next class we will meet soon. Till then, bye.